हमारे यहाँ विकास के ऊपर इलेक्शन होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बंगाल में है कि अभी हिंदू मुसलमान जैसा हो। क्योंकि 91 में जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, ज्योति बसु यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, तब बंगाल में एक भी खून खराबा नहीं हुआ। किसी एक कम्युनिटी को अपने हाथ में रखने के लिए हिजाब पहनता है। 2018 में बीजेपी को 18 सीट मिल गया। अभी ये चीज़ और ऊपर आ गया। जनता को ये समझना है कि ये हिंदू मुसलमान के लिए कोई नहीं करेगा। मिलर टाइम्स की बंगाल यात्रा लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं राजीव यादव। इनके साथ हम बातचीत बंगाल चुनाव पर इसलिए कर रहे हैं कि अभी इनकी कैब से मैं एक जगह से आ रहा था। ये ओला की कैब चलाते हैं, तो गाड़ी में अच्छी खासी बातें कर रहे थे सियासत के ताल्लुक़ से, और लगा कि इनकी बातों को जानना और आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इनकी बातें सुनकर आप भी करेंगे कि सिर्फ ड्राइवर नहीं है बल्कि बंगाल की सियासत का भी भरपूर तजर्बा रखते हैं, मालूमात रखते हैं और बहुत कुछ संदेश दे सकते हैं। तो राजीव यादव, आपका सबसे पहले स्वागत है मिलर टाइम्स में। राजीव देव। हाँ, राजीव देव, वेरी सॉरी, राजीव देव जी। पहले बताइए कि बंगाल की सियासत में कई तब्दीली आई है तेज़ी से, इसका जो रीज़न है, इसकी जो वजह है वो क्या है? वजह यही है कि यहाँ की जो सरकार है, वो सरकार जो काम एक डेमोक्रेसी में होता है एक सरकार का, वो काम से ज़्यादा वो लोग अलग चीज़ में ध्यान दे दिया। उनको लगा कि जात पात धर्म के विचार में अगर राजनीति होगा तो शायद उनका पटरी जो और दूर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल लोग बहुत अपडेट हो चुके हैं, सब शिक्षित हो चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज ये चीज़ बंगाल के लोग उल्टा तरफ से ले रहे हैं कि आज ऐसा हो गया कि पहले बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं था। पहले सब एक साथ रहते थे, हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, हमको ईद और पूजा एक ही साथ मनाते थे। आफ्टर 2011 जब ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आया, हम लोगों को एक बहुत आशा मिला कि एक नया सरकार आया है तो कुछ नया कुछ होगा। लेकिन नया कुछ की जगह वो पुराना चीज़ पहले से बहुत ऊँची तरह से बंगाल की जनता के ऊपर थोपा गया कि जैसे कि एक हिजाब का एक इशू सामने आया। आप ममता बनर्जी जो एक चीफ मिनिस्टर है, जो बंगाल की सबका चीफ मिनिस्टर, हिंदू क्रिश्चियन बुद्ध और मुस्लिम सबका चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो फिर भी किसी एक कम्युनिटी को अपने हाथ में रखने के लिए हिजाब पहनता है, उनका तकिया कलाम बोलता है। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो सेंसिटिव जनता है, तकिया कलाम बोलता मतलब इंशाल्लाह बोलते हो। हाँ, वो मतलब वो जो है, जैसे कि हिंदू का कुछ है तो मुसलमान का भी कुछ है, जैसे इसका भी कुछ प्यार होता है, तो उसी टाइप का कुछ बोलती थी। इससे क्या हो गया कि एक विजन गया कि लोगों में एक चीज़ आ गया कि हिंदू में एक इनसिक्योरिटी आ गया कि लगता है, उनको लगा कि शायद ये चीफ मिनिस्टर मेरे लिए नहीं है, जबकि सभी ने उसको वोट दिया। क्योंकि टीएमसी का कोई स्पेशल वोट बैंक नहीं था। टीएमसी कांग्रेस से टूट के आया था और कांग्रेस का वोट बैंक और सीपीएम से जो तंग आके जो लोग एक नया सरकार चाहते थे, वो लोगों ने वोट दिया। टीएमसी का कोई प्रॉपर वोट बैंक नहीं था, लेकिन टीएमसी को लगा कि इतना बड़ा मैंडेट मिल गया तो शायद हम ऐसा करेंगे तो और दिन रह पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा चेंज हो गया है। 2018 में बीजेपी को 18 सीट मिल गया। अभी ये चीज़ और ऊपर आ गया। अब बीजेपी और इस इशू को भी टेक ऑफ कर लिया कि नहीं, ये हिंदू के लिए नहीं कर रहा है, वो मुसलमान के लिए कर रहा है, हम लोग आएंगे तो हिंदू के लिए करेंगे। लेकिन जनता को ये समझना है कि ये हिंदू मुसलमान के लिए कोई नहीं करेगा। ममता बनर्जी ने स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया, जो काम किया वो सबके लिए हुआ। सड़कों का काम हुआ, रोड का काम हुआ, पेंशन दिया गया, सबके लिए हुआ। तो फिर ये कहाँ से बीजेपी वाले कह दिया कोई कि ममता बनर्जी मुसलमानों की लीडर है, हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है? क्योंकि सर देखिए, रास्ता पहले से बहुत बेटर हुआ, और जो सफाई का काम बहुत बेटर हुआ, पेंटिंग बहुत, आर्किटेक्ट अच्छा हुआ। आज इतना खूबसूरत दिखता है कलकत्ता पहले से। पहले जैसे ओल्ड कलकत्ता ओल्ड ही लगता था, अभी नहीं, अभी गोल्ड लगता है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ हुआ है वो हुआ है, लेकिन वो चीज़ के ऊपर सबको अभी क्या हो गया कि आप 10 साल हो गया तुमने ये किया, लेकिन अब सबको काम चाहिए। सब कम्युनिटी में बेरोज़गार है, सब कम्युनिटी में शिक्षित लोग हैं तो जो बेकार है, तो सबको काम चाहिए। अभी ये जब हो गया, अभी सब लोग चाहते हैं कि कोई इंडस्ट्री आए, बड़ा इंडस्ट्री, ताकि सबको काम मिले। लेकिन यहाँ पर ये बेस अभी ऐसा हो गया, अदर स्टेट में जो था वो हमारे स्टेट में नहीं था। हमारे यहाँ विकास के ऊपर इलेक्शन होता था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बंगाल में है कि अभी हिंदू मुसलमान जैसा हो। ये बोल रहा है कि ये अभी मैडम चंडी पाठ कर रही है, जो कोई उनको ज़रूरत नहीं है। और 2011 में आके इमाम को भाता दिया, जबकि इमाम को 1000 रुपये का कुछ नहीं होता, उससे अच्छा खासा उनका इनकम है। पुरोहित का भी अच्छा खासा इनकम है, लेकिन अगर उसी टाइम वो अगर इमाम के 1000 के साथ अगर पुरोहित को भी 1000 रुपये दे देता तो हिंदू मुसलमान नहीं होता। क्योंकि 91 में जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, ज्योति बसु यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, तब बंगाल में एक भी खून खराबा नहीं हुआ, इतना पीसफुल था। वो बंगाल आज कैसे ऐसा हो गया?
ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए ये चीज़ को हटा के सबको लेके चलना चाहिए। एज ए चीफ मिनिस्टर आपको ये ही ध्यान रखना है कि हम सबके चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं था, बीजेपी कितना वोट वो कैसे हो गया? 2019 में 18 विधान लोकसभा की सीट, फिर अभी कहा जा रहा है कि अच्छी खासी सीट आ सकती है बीजेपी की। अभी एज पर एग्जिट पोल जो चैनल्स लीडिंग चैनल दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि बीजेपी अगर नहीं भी आती है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के हिस्से में आएगा। लेकिन अभी ये सब चीज़ देखिए, ये तो हवा का रुख है कि कभी कोई और होता है। लेकिन वोट बैंक कहाँ से बीजेपी का भी कोई नहीं, बीजेपी का भी कोई स्पेसिफिक वोट बैंक नहीं था। बीजेपी का वोट बैंक भी वही है, जो लेफ्टिस्ट थे वो लेफ्ट से तंग आके टीएमसी को दिया। वही लोग, उसमें जो कुछ मेजोरिटी लोगों को लगा कि ये टीएमसी शायद कम्युनिटी की, एक अलग कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रही है, वो लोग तोड़ के अभी जा रहे हैं, कि समझ रहा है कि अगर हिंदुत्व के साथ रहेंगे तो शायद हमारा कुछ भला होगा। लेकिन भला उसका भी नहीं होगा, जैसे 10 साल में उनका भला नहीं हुआ, उसका भी नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब कितना लोगों को समझाएंगे? शिक्षित को समझा सकते हैं, वो समझ सकता है, वो आदमी ब्रॉडबैंडेड है, वो ब्रॉडबैंड यूज़ करता है, मीडिया टीवी पढ़ता है, 10 के लोगों के साथ उठना बैठना है। एक गरीब अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी जो गांव में रहता है, किसान है, ट्रैक्टर चलाता है, उनको वो नहीं ना, उनको वो चीज़ खसता है कि भाई मेरा पूजा ठाकुर का भसान नहीं हुआ, हम तो उसको वोट नहीं देंगे। ये उसका फंडा है, उसको अब ये लॉजिक आप समझा नहीं सकते। वो नहीं खाएगा लेकिन वो धर्म को मानेगा। तो ये सब चीज़ में होता है ना, तो ये चीज़ अभी बंगाल में घुस के ये ख़राब हो गया। पहले ये चीज़ नहीं था। बाकी डेवलपमेंट जो भी लंका में जाता है वो रावण ही बनता है, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, अगर परिवर्तन होता रहता है तो शायद हर स्टेट के लिए कुछ अच्छा है। नंदीग्राम से ममता चुनाव क्यों लड़ने गई है भवानीपुर को छोड़ करके? हमको तो लगता है एज ए कॉमन मैन कि ममता शायद भावा बैग में आ गया, कि ऐसा होता है ना कि बोलते बोलते कुछ बोल दिया, फिर उसको रिटर्न नहीं कर पाई। उधर उसको लगा कि हम बोल देंगे तो शायद जनता मना कर देगा, लेकिन उसने वहाँ पर वर्डिक्ट दिया कि क्या हम नंदीग्राम से लड़े, और जनता ने हाथ मार दिया। और फिर उनको लगा कि चलो ये तो सब हमारे पास है। लेकिन जो जनसभा में जाता है वो सब वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। इतना तो फ़र्क उनको होना चाहिए था, क्योंकि वो तो हमसे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, हम तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। लेकिन वो समझ नहीं पाया, और भवानीपुर छोड़ने का भी मतलब बंगाली को, मतलब बंगाल के लोगों को पता नहीं चला क्यों छोड़ा। तो अभी नंदीग्राम में है, अभी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, अभी नंदीग्राम का स्पेसिफिक एग्जिट पोल तो नहीं आया, लेकिन जो कन्वर्सेशन हो रहा है पब्लिक में, ऐसे लगता है कि ममता का जीतना थोड़ा टफ हो जाएगा। और अगर ममता हार जाती है तो ये टीएमसी के लिए बहुत परेशानी लग रहा है कि ममता हार जाएगी नंदीग्राम से? हमको नहीं लगता है, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर आपको नंदीग्राम में 2021 में जाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? ये पब्लिक को सोचेगा ना, जो आदमी वोट देगा, कि 2021 में आपको जाने का क्यों? जो नंदीग्राम और सिंगूर को लेके आप सत्ता में आए हैं, उस नंदीग्राम सिंगूर। बात बताइए, लेफ्ट और कांग्रेस से नाराज़ होकर लोग टीएमसी की तरफ आए थे, तो फिर दोबारा ये टीएमसी लेफ्ट की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे, फिर बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है? ये लेफ्ट का जो है, लेफ्ट का अपडेटेशन नहीं हुआ। लेफ्ट का जो उन लोगों का जनरेशन जो है वो अबव 80 के ऊपर है, और नया ब्लड नहीं है, वो अपने पार्टी को अपग्रेड नहीं कर पाया। वही बुज़ुर्ग लोग अभी भी पार्टी चला रहा है। तो एक यंग जनरेशन उस बुज़ुर्ग में अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा है। उसको लगता है कि अगर मेरे जैसा कोई 40 साल का, 45 साल का एक यंग ब्लड अगर रहता तो शायद लेफ्ट के पास अभी भी वो था, क्योंकि लेफ्ट के पास और कुछ ना हो, उसका ऑनेस्टी था। जो 34 साल यहाँ पर रूल किया, लेकिन इतना भी सारदा नारदा का स्कैम हुआ, इतना सारा घोटाला हुआ, तब भी कांग्रेस सीपीएम के अगेंस्ट में था, आज भी भाजपा सीपीएम के अगेंस्ट में ही है। लेकिन एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को आज तक ईडी और सीबीआई बुला नहीं पाया। तो इसके ये उसका लॉयल्टी है। लेकिन वही चीज़ है कि वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अभी भी यंग जनरेशन सोचता है कि शायद लेफ्ट में कुछ बचा नहीं रहा। अच्छा बताइए, आखिरी सवाल, सरकार किसकी बनेगी बंगाल में? जनता जिसको वोट देगी वो बनेगी। आपका क्या अनुमान है, आपको क्या लग रहा है? हम तो चाहते हैं वो सरकार बने जो सबके लिए अच्छा करे। स्पेसिफिक तो हम बोल नहीं सकते। कौन हो सकती है उसकी सरकार? टीएमसी की, लेफ्ट की, बीजेपी की, यही तीन है। ये हम बोल सकते हैं आपको कि जो थर्ड फ्रंट जो बना है यहाँ पर, आईएसएफ, कांग्रेस और सीपीएम का, उसका सर्कल ना बनने का ना चांस 99% नहीं है। बाकी बचा टीएमसी और बीजेपी, इसमें से कोई एक बनेगा। इसमें से कोई एक बनेगा। बहुत शुक्रिया। तो आप थे राजीव
देव, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, ओला के ड्राइवर है और सियासत पे देखिए कितनी अच्छी पकड़ है, कितनी अच्छी जानकारी है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।